इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस अध्याय के महत्वपूर्ण कंसेप्ट रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार हम लोग समझेंगे, जिसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया और रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। पहले परिभाषा समझेंगे, फिर उदाहरण के साथ समझेंगे, क्योंकि यह चैप्टर इन्हीं सभी अभिक्रियाओं के ऊपर निहित है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन की अभिक्रिया कहते हैं। बिना उदाहरण के समझ में नहीं आएगा, पहले इसको समझ लिया जाए परिभाषा क्या कह रहा है। तो दो या दो से अधिक अभिकारक, देखिए ये बाएं साइड को अभिकारक, दो अभिकारक हो गए और उत्पाद के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया और ये एक उत्पाद बना, इसे एकल उत्पाद कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक मिलकर एक का निर्माण करे तो उसे संयोजन की अभिक्रिया कहा जाता है। ये उदाहरण ध्यान रखिएगा। संयोजन का मतलब ही होता है मेल मिलाप। दूसरा देखा जाए वियोजन अभिक्रिया। जब एक अभिकारक प्रकाश, ऊष्मा अथवा विद्युत ऊर्जा के कारण टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात संयोजन की अभिक्रिया के ठीक विपरीत वियोजन की अभिक्रिया है। इसमें एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। जैसे यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो यह उदाहरण वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया प्रायः संयोजन की अभिक्रिया होती है। यहाँ पर CaO + H2O ये कली चूना है, जब जल डाला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक इसके विपरीत ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण है CaCO3, इसको गर्म किया जाए तो CaO + CO2 में बदल जाता है। अब देखिए, गर्म करने का मतलब ऊष्मा दिया जाता है तो ऊष्मा यहाँ अवशोषित हो रहा है, तो ये ऊष्माशोषी की अभिक्रिया हो गया। पांचवा नंबर विस्थापन अभिक्रिया। किसी अधिक अभिक्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व वाले यौगिक से विस्थापित कर अधिक क्रियाशील तत्व वाले यौगिक के निर्माण को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, यहाँ समझना ये है, ऐसे समझें इसको, जैसे एक कमज़ोर लड़का कुर्सी पे बैठा हुआ है और वहाँ उससे बलवान लड़का जब आ जाए तो उस लड़के को उस कुर्सी से हटाकर स्वयं कुर्सी पे बैठ जाएगा। तो यही जो दो लड़के हैं, एक ताकतवर है अर्थात अधिक क्रियाशील है, एक कम ताकतवर है, कम क्रियाशील है। तो कम क्रियाशील वाला यौगिक जो है उससे ताकतवर जो तत्व है हटा देता है। जैसे उदाहरण समझे, Fe लोहा है और यहाँ कॉपर सल्फेट है, अर्थात कॉपर जो सल्फेट बनाए हुए है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो Fe जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये क्या करेगा कि कॉपर को देखेगा और आएगा यहाँ पर और कॉपर को हटा देगा और स्वयं अपना सल्फेट बना देगा। तो देखिए यहाँ FeSO4 अर्थात फेरस सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो गया। तो यही अभिक्रिया जो है विस्थापन की अभिक्रिया कहलाती है। छठा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उदाहरण से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ Na2SO4, यहाँ पे सोडियम सल्फेट प्लस
बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो यहाँ पे बना रहा है सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। यहाँ देखिए, यहाँ Na2SO4, तो Na2 यहाँ Na2SO4 है तो Na प्लस है, SO4 माइनस है, ये आयन हो गया, आयन में बदल गया। और यहाँ पे जो है BaCl2, यहाँ BaCl2, तो Ba और Cl आयन में बदल गया, Ba प्लस और Cl माइनस। अब क्या होगा कि ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ जाएगा और ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ निश्चित अनुपात में मिश्रित होगा। तो बनेगा क्या, देखिए पहले धन होता है फिर माइनस होता है, अर्थात पहले प्लस होता है फिर माइनस। तो ये है सोडियम, तो यहाँ ले लेगा माइनस, तो ये क्या है क्लोरीन, तो यहाँ बना दिया सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे ये माइनस है तो बाद में रहेगा, तो ये आएगा बेरियम पहले, ये है Ba और ये है SO4, तो BaSO4 यहाँ बना दिया। तो ये दोनों अलग अलग यहाँ पे यौगिक बन गए, तो आयनों का आदान प्रदान हुआ। ये Na, देखिए ये जो Na है ये Cl के साथ और ये जो Ba है ये SO4 के साथ, अर्थात आयन का आदान प्रदान हो गया। तो यही द्वितीय विस्थापन की अभिक्रिया है। अब समझते हैं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है उसे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे उपचयन के नाम से भी जाना जाता है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, हाइड्रोजन हट जाए, सिंपल सा ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन का जुड़ जाना। जैसे उदाहरण से समझिए, कॉपर प्लस O2, यहाँ Cu प्लस O2 है तो CuO बना दिया, अर्थात कॉपर ऑक्साइड बना दिया। तो कॉपर में क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ कॉपर ऑक्सीकृत हो गया, उपचयित हो गया। अब अवकरण की अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे अपचयन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अवकरण को अपचयन के नाम से और ऑक्सीकरण को उपचयन के नाम से, ये याद रखिएगा। तो इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अर्थात ऑक्सीजन घटता है। उदाहरण से समझते हैं, CuO प्लस H2, तो यहाँ Cu में O लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन गैस से संयोग करेगा तो कॉपर अलग हो जाएगा। यहाँ कॉपर O है, ऑक्सीजन है, अर्थात कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ केवल कॉपर हो गया। तो यहाँ कॉपर का क्या हुआ, कॉपर का क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अपचयन हो रहा है, अर्थात ये अवकरण की अभिक्रिया है। अब समझते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ हो तो उसे रेडॉक्स की अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण से समझते हैं, वही उदाहरण लेंगे, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 एरो कॉपर प्लस H2O। यहाँ ध्यान दीजिए, कॉपर में ऑक्सीजन है, यहाँ अभिक्रिया के फलस्वरूप केवल कॉपर है, अर्थात ऑक्सीजन हट गया। तो ये जो यहाँ पेयर है ये अपचयन, यहाँ अपचयन हो रहा है क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन है और यहाँ हट रहा है, तो अपचयित हो रहा है, अर्थात अवकरण की अभिक्रिया हो रही है। किंतु यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ के जल बना रहा है, तो यहाँ ये ऑक्सीकृत हो रहा है, अर्थात उपचयित हो रहा है। तो इस तरह से जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन की क्रिया साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। स्पष्ट हो गया होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने सभी अभिक्रियाओं के बारे में उदाहरण के साथ एवं परिभाषा के अनुसार समझ बना लिया। अब जब अध्याय का प्रश्न करेंगे और पेज के प्रश्न लिखेंगे तब हमें समझने में काफ़ी अधिक सुविधा होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पेज के प्रश्न के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।